नमस्कार। भारत की फॉरेन पॉलिसी में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे घटनाक्रम हुए, बहुत सारे ऐसी बातें हुई जिनके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन कार्य तो हुए हैं, उनके कारण भी होने चाहिए। कारण उससे और अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और जब उन कार्यों के कारण की हम समीक्षा करेंगे तो ऐसा पता लगेगा कि जो विश्व का इतिहास है एक नई दिशा में जा रहा है। कुछ ऐसा होने वाला है, खास करके जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है कजान रशिया में अक्टूबर में, वहाँ पर कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो कि पूरे विश्व के इतिहास की एक तरह से डगर बदल देंगे। उन फैसलों की तरफ भी देखेंगे क्या वो संभव है और किस तरीके से ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जयशंकर जी का बयान, क्योंकि ये वहाँ पर जाते हैं जिनेवा में, अजीत डोभाल जाते हैं वहाँ रशिया में, वहाँ उनकी पुतिन के साथ मीटिंग होती है जिसमें पुतिन उनको कहते हैं कि मैं भारत के साथ एक बायलैटरल समिट करूँगा। जब कजान समिट होगी, बहुत बड़ी बात थी, वहाँ पर उनकी जो चाइना के फॉरेन सेक्रेटरी थे उनके साथ भी मीटिंग होती है, तो वहाँ पर एक फ़ैसला लिया जाता है। फैसला बाहर आए उससे पहले वहाँ पर जयशंकर जिनेवा में अपना बयान दे रहे थे। उनसे पूछा जाता है कि आपने ब्रिक्स क्यों बना रखा है, तो उन्होंने सीधा कहा कि G7 आपने क्यों बना रखा है जब G20 है। आप G7 में हमें आने नहीं देंगे, इसलिए हमने ब्रिक्स बना रखा है, क्योंकि ब्रिक्स का कोई भी देश G7 में नहीं है। तो ये जो एक खुल के कहने की बात है, जयशंकर जी की कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी यूरोप में समझा के आए थे कि अब अपने नज़रिए से आप सोचना छोड़ दें, आपकी प्रॉब्लम पूरे विश्व की प्रॉब्लम है, इस नज़रिए से बाहर आए। ज़माना बहुत आगे चला गया है, हम बहुत आगे निकल गए हैं, आप वहीं पर रह गए हैं। तो ऐसी बात थी, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बयान पहले दिया कि 75% जो प्रॉब्लम है चाइना के साथ वो सॉल्व हो गई। तब तक कोई ऐसी खबर नहीं आई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद खबर आती है कि जो ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर है वहाँ पर 4 जगह से जो चाइना है वो अपनी सेनाओं को वापस बुला रहा है। यानी कि वहाँ पर जो एक मिलिट्री में तनातनी बनी हुई थी उसको डीएस्केलेट किया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो कि 2020 से गलवान वैली में वहाँ पर लगातार खबरें आती थी, बीच बीच में झड़प हो जाती थी। तो ऐसा क्यों हुआ? चाइना के साथ ऐसे एकदम से जो प्यार है वो कैसे पनप रहा है? क्यों खुलकर इस तरीके से G7 की बात की जा रही है, G7 का विरोध किया जा रहा है, ब्रिक्स की बात की जा रही है, ब्रिक्स को क्यों बढ़ाया जा रहा है, उस तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्रिक्स का बढ़ना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों को देखकर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल को और जयशंकर जी को देखकर लगता है कि इन्होंने जो ग्रेट डिप्लोमेट जिसको कहा जाता है जर्मन के, यानी कि उस वक्त प्रशिया कहा जाता था उसे, प्रशियन डिप्लोमेट थे, जर्मन एम्पायर खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। ओटोमन डी बिस्मार्क, उनके बारे में कहा जाता था कि पॉलिटिकल जगलर हैं, जो बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो एक बार में 5 बॉलों के साथ ये खेल सकते हैं। और 5 बॉलें बॉल नहीं है, वो 5 सुपर पावर्स हैं। जिन 5 सुपर पावर हुआ करती थी उनमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। तो इस तरीके का जो कारनामा है, लगता है जयशंकर जी और डोभाल जी ने बहुत अच्छे से समझ लिया है और अब जगलिंग भारत कर रहा है। जर्मन की तो बात ही अलग है। तो क्यों कर रहा है, क्या हासिल क्या होगा? अगर चाइना में और भारत में दोस्ती होती है, रशिया और चाइना ब्रिक्स ये आगे बढ़ते हैं, तो फ़ायदा किसका होगा? हम सब का होगा। और ये फ़ायदा अगर होगा तो किसी का नुकसान होगा, और नुकसान किसका होगा? तो जो नुकसान दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डॉलर की तरफ से। डॉलर अभी तक क्या है? रिज़र्व करेंसी है, फॉरेक्स रिज़र्व करेंसी है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट करेंसी है। क्यों इंपॉर्टेंट करेंसी है? लोग इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि कंट्रीज़ इसको इसलिए रखती हैं ताकि जो इकोनॉमिक शॉक अगर आए तो वो इस डॉलर को बेचकर उस पैसे को हासिल कर सकें, अपने इंपोर्ट को कर सकें, तेल को खरीद सकें, क्योंकि तेल भी डॉलर में आता था, वो भी इतिहास बन गया। उसको भी देखेंगे कि अब डॉलर और भी मुद्राओं में आ रहा है। तो इकोनॉमिक शॉक हो, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स हो, सर्विसेज हो, कोई कर्जा है, या जो अपनी खुद की करेंसी है उसको मॉडरेट रखने के लिए, उसकी इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए डॉलर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि भारत का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो इतना है कि 1 साल तक भारत के पास अगर कोई पैसा ना आए तो वो अपना इंपोर्ट जारी रख सकता है, अपना सब कुछ देश को चला सकता है। तो इसकी इस तरीके से वैल्यू है, और ये ज़्यादातर क्या है? ये डॉलर में है। तो डॉलर में आखिर है क्यों, उसको भी समझेंगे, और डॉलर को हटाना क्यों है उसको भी समझेंगे। तो देखिए, जो इंडिया का फॉरेक्स रिज़र्व है, जो लास्ट वीक की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 689.24 बिलियंस पहुंच चुका है डॉलर में। वो डॉलर में ही अभी मात्रा होती है सारी। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो गोल्ड रिज़र्व है उसकी वैल्यू भारत में लगातार बढ़ रही है। यानी कि प्रोपोर्शनेटली अगर कहें तो डॉलर के साथ साथ अन्य करेंसीज तो हैं,
यूरो भी है, उसमें कैनेडियन डॉलर भी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, तमाम चीज़ें हैं। उस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व में अगर देखें तो टोटल रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं जो करेंसीज के नाम लिए हैं। गोल्ड रिजर्व होता है उसमें जो सोना रखा जाता है। उसके अलावा SDR होते हैं जो कि IMF से रिलेटेड है, स्पेशल ड्राइंग राइट है, जिसको एक तरीके से वर्ल्ड करेंसी कहा जाता है पर उस तरीके से यूज़ नहीं होती। वहीं पर कुछ रिजर्व पोजीशन है IMF में ही जिससे वो सारा डिसाइड होता है कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है। तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है लेकिन उसमें डॉलर की परसेंटेज कम हो रही है, गोल्ड ज़्यादा हो रहा है। गोल्ड ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि हम डॉलर पे डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। डॉलर पे डिपेंडेंसी को कम करने का मतलब है कि डॉलर को हम कम यूज़ करना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट कि बल्क ऑफ राइज इन फॉरेक्स रिजर्व इन Q1 ड्यू टू गोल्ड। सोना हम लगातार खरीदते जा रहे हैं, सोने का दाम पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है। जब किसी चीज़ की डिमांड अधिक हो जाती है और उसकी सप्लाई कम है तो उसका रेट बढ़ जाता है। सोने के साथ यही हो रहा है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारत खरीदता जा रहा है, चाइना खरीदता जा रहा है, दुनिया खरीदती जा रही है। सोने को फिर से भरोसा सोने के ऊपर आ रहा है, तो बहुत सारा सोना खरीदा गया। और अगर हम डाटा को देखें, पूरा जो गोल्ड रिजर्व है भारत में, केवल फॉरेक्स रिजर्व नहीं, तो 2015 में अगर हमारे पास इतना सोना था भारत में जो कि लगभग 590 टन से कम है, तो पिछले 10 साल में हम खरीदते खरीदते बिल्कुल यहाँ से पीक नज़र आ रही है। 2019 के बाद 20 से पिछले 4 साल में हम यहाँ पर पहुँच गए। तो सोना भारत में बहुत आ गया है। सोना भारत में अगर बहुत आ गया है तो अब हम कुछ सोच सकते हैं कि हम डॉलर से पीछा छुड़ा सकते हैं। और क्या ये पॉसिबल है, इसी बात को हम समझेंगे। क्या ये सारा जो मसला हुआ है, जो चाइना के साथ एकदम से दोस्ती हुई है, जो इस तरह से खुल के हम US का विरोध कर पा रहे हैं कई सारे मसलों पे और चाइना का कम कर रहे हैं, रशिया का कम कर रहे हैं, तो क्या उसका कारण ये है कि हम अपनी एक अलग इकोनॉमी, एक अलग तरीके से विश्व में जाना चाह रहे हैं। तो कैन ब्रिक्स रियली ड्रॉप द डॉलर? तो ये तमाम तरीके की अटकलें विश्व में लगाई जा रही हैं, पिछले 1-2 साल से चल रही हैं बातें, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि ब्रिक्स अपनी एक करेंसी लॉन्च करेगा। तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं अब खास करके ब्रिक्स की, वो एक ऑल्टरनेट देख रही हैं डॉलर का, और लिखा है क्या डॉलर के जो पीक के महानता के दिन थे, क्या वो अब गिनती के रह गए हैं? क्या डॉलर के कुछ दिन गिनती के बचे हैं? तो उस सारे मसले को हम समझेंगे। देखिए जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि हम अपनी करेंसीज़ में ट्रेड करें, हमें डॉलर में ट्रेड करना क्यों है। तो आइए देखते हैं कि डॉलर जो इतना बड़ा बन गया, ये डॉलर बनता कैसे है, बड़ा बनता कैसे है, और अब इसको डर लग क्यों रहा है। तो इनएविटेबल डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन डॉलर। इनएविटेबल का मतलब कि अब ये डिक्लाइन हो गया है, इसे रोका नहीं जा सकता। एक होता है कि रोका जा सकता है, एक है रोका ही नहीं जा सकता, उस तरफ चला जा रहा है, उस तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी डॉलर की क्या पोजीशन है? 96% जो ट्रेड है अमेरिका में वो डॉलर में होगा, ऑब्वियस बात है। 74% जो एशिया पैसिफिक रीजन में होता है वो भी डॉलर में है, और टोटल वर्ल्ड में 79% जो ट्रेड हो रहा है डॉलर में हो रहा है। तो डॉलर बहुत बड़ी चीज़ है अभी भी, चाहे उसके डिक्लाइन की तरफ इशारे हो रहे हों, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कंट्रीज़ रखते हैं, लगभग 60% के आसपास पूरे ग्लोबल ऑफिशियल फॉरेन रिजर्व में डॉलर है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो होती है 90% उसमें, किसी को विदेश जाना है फट से डॉलर में कन्वर्ट कराया, किसी भी देश में गए, भाई डॉलर की वैल्यू है। इंडिया के रुपीज़ को कौन पूछ रहा है? आपके पास डॉलर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ खरीद सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस इसलिए है क्योंकि इतनी जगह पर वो फैला हुआ है, उसको सब जानते हैं। तो हो क्या रहा है, शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, खास करके तो एक तरीके से पहले विश्व युद्ध के बाद ही हो जाती है, जब अमेरिका में युद्ध नहीं होता, अमेरिका मदद करता है, यूरोप तबाह हो जाता है, उसने पैसा दिया वहाँ पर उनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, उस पैसे को वो चुका नहीं पाए और बहुत सारे और कारणों की वजह से, और हिटलर का उदय होता है वहाँ पर, सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में और भयंकर तबाही होती है, पूरा जो यूरोप था वो तबाह हो जाता है। उसके बाद अमेरिका एक प्लान लेके आया, कहता मार्शल प्लान, मुझसे कर्जा लो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे इंटरेस्ट देना। और उसके बाद उसने 1945 में ब्रेटन वुड्स में मीटिंग की, ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है उसको, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक आते हैं। वहाँ पर ये डिसाइड किया गया यूरोपियन पावर्स के द्वारा और अमेरिका के द्वारा खुद कि
आज से जो वर्ल्ड की प्रिंसिपल रिजर्व करेंसी रहेगी वो मेरी रहेगी, और उसको सोने के साथ टैग किया गया कि जो सोने का प्राइस होगा और डॉलर का प्राइस वो मैच करेगा, कि अगर आपके पास इतने ग्राम सोना है और इतने ग्राम डॉलर तो वो सेम होगा। अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा ही हुआ करता था। जो अशरफियाँ हुआ करती थी, जो सोने की मुद्रा होती थी, स्वर्ण मुद्रा, वो स्वर्ण की ही होती थी। उसमें अगर 2 रुपये का सोना लगा है तो वो 2 रुपये का ही सोना होता था, 2 रुपये उसकी वैल्यू होती थी। पर अब ऐसा नहीं है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, 1971 में जाके उन्होंने कहा, डीकपल कर दिया उसके साथ, कि अब इसका सोने से कोई लेना देना नहीं, अब इनको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे चलेगा, हम डिसाइड करेंगे इसकी क्या वैल्यू होगी। उससे बात नहीं बननी थी। अमेरिका को लगा गड़बड़ हो जाएगी, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, कहीं यूएसएसआर आगे निकल गया तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा पूंजीवाद तबाह हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और चालाकी की। यूएस के सेक्रेटरी, बहुत बड़े सेक्रेटरी हुए, बहुत बड़े, उनको माना जाता है डिप्लोमेट रहे और फॉरेन अफेयर के एक्सपर्ट रहे, हेनरी किसिंगर। वो जाते हैं सऊदी अरेबिया के किंग के पास, उनको कहते हैं भाई ऐसा है, एक काम करते हैं, डॉलर और पेट्रोल को लिंक कर देते हैं कि आप जब भी तेल बेचोगे इसका मतलब आप डॉलर में ही बेचोगे, उसकी वैल्यू डॉलर के साथ चलेगी। जैसे गोल्ड के साथ उसको पैक किया था, टैग किया था, अब उसको क्या करेंगे, वो तेल के साथ कर दिया। तो जिसको भी तेल खरीदना है वो उतना तेल की मात्रा डॉलर में है तो उसकी पेमेंट उसको डॉलर में ही करनी पड़ेगी, और जब डॉलर में करनी पड़ेगी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। डॉलर की वैल्यू बढ़ती गई और इसी कंसेप्ट को कहा गया पेट्रो डॉलर। और जिस पेट्रो डॉलर के दम पे सऊदी अरेबिया और यूएस, ये ओपेक कंट्री है जो तेल बनाती है, ये करती रही, उस जो एग्रीमेंट था उसको इस साल रिन्यू नहीं किया गया। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो जो डॉलर के दिन हैं वो अब थोड़े से ही रह गए, कम रह गए हैं। तो देखिए, सऊदी यूएस पेट्रो डॉलर डील, व्हाट द एंड ऑफ एन एरा मीन्स फॉर डॉलर। ख़त्म हो रहा है, वो दौर जा रहा है डॉलर का, जब पेट्रो डॉलर था कि वो जैसे सोने के साथ था वो था। क्यों किया गया, सऊदी अरेबिया ने क्यों किया, वो तब उन्होंने मिलिट्री अलायंस किया, और पिछले साल सऊदी अरेबिया ने रशिया के साथ मिलिट्री अलायंस कर लिया। उसने कहा तुम मुझे देना सप्लाई, जब मिलिट्री का सामान कोई भी दे देगा उसको, तो उसको क्यों डॉलर में करना है। और दूसरी बात, अंपायर बनते और गिरते हैं, और गिरने का समय अब पश्चिम का है, वो साफ नज़र आ रहा है, और वो धीरे धीरे वो डिक्लाइन की तरफ जा ही रहा है। तो जब बड़ा जहाज डूबता है तो सबसे पहले क्या है, उसमें से चूहे भागते हैं, तो अब चूहे भाग रहे हैं, चूहा कह लो या बड़े बड़े देश कह लो, इकोनॉमीज कह लो, किसी भी तरीके से, तो लोग अब उधर से हट रहे हैं और किसी और तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो रहा है, ब्रिक्स नेशन को अब लग रहा है कि अब सेल्फ सफिशिएंट है हम, बहुत बड़ा हिस्सा होता जा रहा है, क्योंकि ब्रिक्स में बहुत नेशन आ गए, उनको देखेंगे हम किस तरीके से। वहाँ पर अगर देखें तो जो 46% के आसपास जो अब है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स में है, मतलब कि आधी दुनिया ब्रिक्स में है, और 35% जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो ब्रिक्स नेशन के पास है। तो साफ पता लगता है कि विश्व का झुकाव किस तरफ है, और अमेरिका को डर क्यों है, क्योंकि G7 जो है वो कुछ ऐसा खास नहीं है, 30% उनकी जीडीपी भले ही है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, और पॉपुलेशन नहीं होगी तो मार्केट नहीं चलेगी, मार्केट के लिए पॉपुलेशन चाहिए। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जो BRI इनिशिएटिव है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें यूएसए का कोई लेना देना नहीं, उसमें किसको कनेक्ट किया जा रहा है, यूरोप को किया जा रहा है, अफ्रीका को किया जा रहा है, और पूरे एशिया को किया जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से डॉलर की जो महत्व है वो कम हो रहा है। और वो क्या कह रहा है कि जैसे ही डॉलर का महत्व कम हो जाएगा, सेंट्रल बैंक जैसे भारत कम कर रहा है वैसे चाइना भी कम कर रहा है, उसको देखेंगे और ये बाज़ार में फेंक देंगे डॉलर। जब कोई चीज़ बाज़ार में आ जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी, और अगर उसकी वैल्यू गिर जाएगी तो अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका में जो चीज़ $10 की आती है और यहाँ पर अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है वो $20 की मिलेगी, वहाँ पे लोग खरीद नहीं पाएंगे, वहाँ पे मारामारी हो जाएगी, और जो देश है वो पूरी तरह से डिक्लाइन की तरफ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की प्लानिंग नज़र आ रही है ब्रिक्स देशों की, जिसका क्लियरिटी तो आएगी जो इस बार समिट होगी, लेकिन उसके अंदेशे दिखा रहे हैं जो पीछे के घटनाक्रम चल रहे हैं, क्योंकि एक लंबा इतिहास है। सऊदी अरेबिया का पेट्रो डील को रिन्यू नहीं करना ये बहुत बड़ी बात है। और भी क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। अब सारे देश दुखी हैं क्यों डॉलर से? भाई ठीक है, डॉलर था किसी का तो चलने दो, लेकिन दुखी क्यों है? दुखी है क्योंकि अमेरिका उसको दो पर्पस से यूज़ करता है, पॉलिटिकल पॉलिसी की तरह उसको यूज़ करने लग गया। कुछ भी बात हो जाए सैंक्शन लगा दो, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दो। रशिया का इतना फॉरेक्स रिजर्व पड़ा था सेंट्रल बैंक में डॉलर की फॉर्म में, कितना पड़ा था? $300 बिलियन। उन्होंने तुरंत फ्रीज कर दिया जैसे युद्ध हुआ।
तो लोगों का कहना है कि डॉलर आपका है, हम कोई अपनी बात कर रहे हैं, अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से कर रहे हैं और उसमें आप कहते हो फ्रीज कर दिया। ईरान के ऊपर सैंक्शन है, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया भारत के ऊपर सैंक्शन है, हर जगह सैंक्शन है। तो पॉलिटिकल पॉलिसी की तरह उसको एक वेपन की तरह यूज़ करता है, वेपनाइज कर रहा है अपने डॉलर को। और अब देश इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर रहे, सब कह रहे हैं कि अब बहुत हो गई दादागिरी, अब हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। और यही नहीं, उन एंटाइटीज़ को भी जो रशिया के साथ डील कर रही है, अगर भारत की कोई कंपनी रशिया के साथ डील कर रही है तो उस पर भी सैंक्शन लग जाएगी कि वो उधर क्यों डील कर रहा है। तो ये टू मच है, यानी कि ये अपनी जो दादागिरी है उसकी बहुत बड़ी हुई चीज़ है। तो अब पोटेंशियल कंटेंडर कौन कौन से हो सकते हैं? कई लोगों का कहना है कि IMF को ऐसा करना चाहिए जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, जिसके अंदर वर्ल्ड की 5 करेंसीज हैं जो मेन करेंसीज हैं, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया और येन हो गया, इन सब को उसमें रखा जाना चाहिए और उसके तरीके से चलना चाहिए आगे उसको वर्ल्ड करेंसी रख के। लेकिन वहाँ पर फिर जो दादागिरी है वो अमेरिका की, इसलिए उस तरफ जाने का कोई सवाल उठता नहीं है। दूसरी बात, वही बात कि बार बार डॉलर क्यों गिर रहा है। देखिए चाइना जो है उसने भी जो बॉन्ड खरीदता था वो US से डॉलर में रखता था, क्योंकि वो कभी भी बेचे जा सकते थे, तुरंत डॉलर मिल जाता था। तो उस बिल्स को उसने कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है? पिछले एक डेकेड से 40% अपनी जो ट्रेजरी में डॉलर को उसने कम कर दिया है। इसका मतलब अब डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो रही है और ये किसी दिन भी उसको बाज़ार में फेंक सकते हैं और बाज़ार में फेंकते ही अमेरिका का बुरा हाल हो जाएगा। तो देखिए 40% डाउन है पिछले डेकेड से, अब केवल $800 बिलियन रह गया। अभी भी सबसे ज़्यादा चाइना के पास ही है और चाइना का फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज़्यादा है। 2022 की रिपोर्ट है, नॉन गोल्ड, बिना गोल्ड के कितना है? 3.2 ट्रिलियन, 3 लाख करोड़ डॉलर, बहुत हो जाता है। और उसके नीचे जो जापान है उसका बहुत कम है, 1.2 ट्रिलियन है। और भारत तो भी बहुत ही यहाँ है नीचे, 5.21 बिलियन, जो कि अब 689 हो गया, जो हमने देखा है पिछले 2 साल में बढ़ गया है। तो भारत भी पीछे आ रहा है, लेकिन भारत भी वहाँ पर डॉलर की कमी कर रहा है, सोने में जा रहा है। तो इस तरीके से अगर देखें, लेकिन फिर भी वही बात अभी कही कि अभी भी जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा उसकी परसेंटेज है, लगभग 60% जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डॉलर। इस बात को हमने पहले भी किया। यूरो हो गया, जापानीज़ येन हो गया, ब्रिटिश पाउंड हो गया और चाइनीज़ जो रेनएमबी, जिसको चाइनीज़ युआन भी कहा जाता है, तो सब धीरे धीरे अभी कम है, लेकिन डॉलर अभी भी ज़्यादा है। और अब सारी बात वही घूम कर आती है कि ऐसा क्यों ये सब लोग अटकलें लगा रहे हैं? क्योंकि हमने बात की है ब्रिक्स की। ब्रिक्स की 46% पॉपुलेशन है, 35% GDP, और उसका जो दायरा है जो ब्रिक्स से शुरू होता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना से। और एक तरह से कहा जाए तो पहले ये रिक्स से ही शुरू होता है, केवल रशिया, इंडिया, चाइना, उसके बाद ब्राज़ील आता है, फिर ब्रिक्स होता है। और अब देखिए ब्रिक्स के साथ साथ साउथ अफ्रीका के साथ साथ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना भी होने वाला था, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ पर प्रो रशियन प्रेसिडेंट आ गया तो उन्होंने इस डील को तोड़ दिया, नहीं तो छठा देश वो भी ऐड होता। तो UAE और सऊदी अरेबिया का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट था वो किस तरीके से ख़त्म हो गया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, UAE दोनों ने भारत के साथ समझौता कर लिया है, लोकल करेंसीज में डील करेंगे। ईरान के साथ समझौता है, रशिया के साथ समझौता है, और अब इसी तरफ ये पूरा जो ग्रुप है वो एक तरीके से बढ़ेगा और डील करेगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि जो सदी कही जाती थी कि एशिया की आएगी, एशिया के साथ साथ ग्लोबल साउथ की भी आ रही है। तो लेकिन वहाँ पर देखिए टुवर्ड्स एन अल्टरनेटिव क्यों? वो सारी बातें वही कि डॉलर की डिपेंडेंसी कम करनी है, सारे एग्रीमेंट हो गए हैं सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, तमाम देशों के साथ हो रहे हैं। डी डॉलराइजेशन, शिफ्टिंग पावर बिटवीन द US एंड ब्रिक्स। तो अब ये अंतिम सवाल है हमारी पूरी डिस्कशन के बाद कि आपके भी जो कमेंट आए, जो विचार आए, कि आखिर आपके भी दिमाग में क्या लगा, क्या ये तरीका सही है? क्या ऐसा लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है? क्योंकि अब देखते हैं क्या हो जाएगा। तो बहुत से आर्टिकल हैं, बहुत से जो विद्वान हैं जो इकोनॉमिक्स को कह रहे हैं कि यस ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कुछ स्टेजेस में होती हैं। उनका एग्जांपल है, जैसे पहले ऐसा लगेगा इम्पॉसिबल है ना, बिल्कुल ही नहीं, नामुमकिन, फिर अनलाइकली है, नहीं होगा नहीं, उसके बाद आएगा लाइकली, हाँ अब लग रहा है। तो हम लगभग लाइकली वाली स्टेज पे पहुंच चुके हैं। कुछ दशक पहले तक इम्पॉसिबल था, पॉसिबल सोच सकते हैं, फिर लाइकली, फाइनली
इनएविटेबल। तो हम इनएविटेबल तक लगभग पहुंच रहे हैं। और अगर डॉलर जो है ये इसी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, इन्हीं स्टेजेस से होकर यहाँ पर उसका डिक्लाइन होगा। और क्यों? क्योंकि ये सब कुछ डॉलर ने खुद किया है। सोने के साथ जब वो जुड़ा हुआ था तब तक वो ठीक था, अब उसका क्या हुआ है, 99% जो गोल्ड के सामने उसका प्राइस है वो गिर गया है। 99% बहुत अधिक होता है। और उसके अलावा जो उसकी परचेजिंग पावर की कैपेसिटी थी डॉलर की, वो भी गिर के 90% गिर चुकी है। तो डॉलर वैसे ही डिक्लाइन की तरफ है अपनी खुद की इकोनॉमी में भी। और अब इंतज़ार रहेगा जब ब्रिक्स की समिट होगी कज़ान रशिया में, तो क्या फिर से ये 3 लोग एक साथ हंसते खेलते नज़र आएंगे। और अगर नज़र आएंगे तो इसके बहुत बड़े मायने होंगे। और अगर ये नज़र आए तो इसका मतलब है जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट जारी होगा, जो डिक्लेरेशन जारी होगी, उसमें कुछ बड़ा ज़रूर होगा। इसके और भी जियोपॉलिटिकल आयाम होंगे, उनको हम जियोपॉलिटिकल आयाम में अलग से एक वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर हमने केवल एक इकोनॉमिक्स की बात की, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो जाएगा। क्या पीओके, ताइवान, इन सब में लेकर भी भारत और चाइना में कोई समझौता हुआ है, उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, अपने विचार ज़रूर रखें। उसी से पता लगता है कि क्या जो बातें हम कर रहे हैं वो सही हैं या गलत है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।